आज का हम जो टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं ना, दो चीज़ें हम पढ़ने लगे हैं, टेक्निकल एसईओ से रेलिवेंट है वो। एक है रोबोट्स और एक है साइट मैप। तो पहले ये समझते हैं कि रोबोट्स और साइट मैप होता क्या है और फिर इसको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली आपकी वेबसाइट ने रैंक होना है, ये चाह रहे हैं ना हम कि मिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं, लोग इतने सारे लोग वेबसाइट को सर्च करने लगे हुए हैं। तो जब भी कोई बंदा सर्च करे तो हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट क्रॉल हो। तो अगर आप चाहते हैं कि गूगल का क्राउलर आपकी वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली विजिट करे तो हमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी देनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है क्राउलर को कि ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट का ये वाला जो कंटेंट है ये क्राउलेबल है और ये वाला कंटेंट क्राउलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि भाई एक मैंने अपनी जहाँ पर वेबसाइट अपलोड की है वहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया है और उसके अंदर मैंने टेम्परेरी तौर पर कुछ डाटा रखा हुआ है अपना, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो तो क्राउल नहीं होना चाहिए। क्राउल तो वो होना चाहिए जो मैं वेबसाइट लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा जो डाटा होगा फिर मैं उसे क्या कहूँगा, क्राउलर को कहूँगा कि भाई इसको क्राउल नहीं करना, यानी मैं उसमें कुछ रूल्स की मदद से ये सारी इंफॉर्मेशन उसको दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें मैं उसको डिस अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है सारी, ये कहाँ पर देते हैं हम? ये वाली इंफॉर्मेशन हम robots.txt की फाइल में देते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो फाइल है ना, ये robot.txt है, ये HTML फाइल नहीं है। अभी तक हम जितना भी बात कर रहे थे वेबसाइट से रेलिवेंट, हम हर दफ़ा यही कहते थे कि हम HTML फाइल की बात कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकल एसईओ के अंदर जो इंस्ट्रक्शन आप रोबोट्स को देने लगे हुए हो, ये वाली इंस्ट्रक्शन आप HTML फाइल में नहीं दे रहे हो बल्कि एक टेक्स्ट फाइल की सूरत में दे रहे हो, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले हम एक काम करते हैं कि मुख्तलिफ वेबसाइट की रोबोट्स फाइल को देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इधर आया हूँ, मैंने एक वेबसाइट लिखी है जी DCKitchen.org। तो ये तो वेबसाइट खुल जाएगी इससे। मैं खोलना चाह रहा हूँ रोबोट्स, अभी मैंने पहले वेबसाइट खोल लिया आपके सामने। अब मैं इधर आया और इधर स्लैश किया। रोबोट्स की फाइल को खोलने का मेथड क्या है, यानी कि मैंने वेबसाइट का नाम लिखा और उसके बाद आगे मैंने लिख दिया robots.txt। अब ये वाली जो फाइल है ये सब वेबसाइट्स में कॉमन है, यानी कोई भी वेबसाइट होगी इस फाइल का नाम यही होगा, फिक्स नाम है, यानी robots.txt। कोई भी वेबसाइट होगी, क्योंकि ये वेबसाइट से रेलिवेंट नहीं है। ये फाइल किससे रेलिवेंट है? तो क्राउलर से रेलिवेंट है, यानी इस फाइल की मदद से आप क्राउलर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सिर्फ। सो इसलिए ये वेबसाइट से रेलिवेंट नहीं है। सो हर वेबसाइट, मैं जियो की वेबसाइट पर जाऊंगा तो भी रोबोट्स की फाइल ही देखूंगा, मैं फेसबुक की रोबोट्स फाइल देखना चाहूंगा तो उधर जाकर भी यही लिखूंगा। मैंने जिस यूआरएल की, जिस वेबसाइट की रोबोट्स देखनी होगी यही तरीका लिखूंगा, लेकिन मैं ये लिखा और एंटर कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है आगे। वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनी हुई। इसमें एक लाइन में लिखा हुआ आ रहा है यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट का मतलब होता है कि हम क्राउलर के मुतालिक बता रहे हैं। उस पर क्या लिखा हुआ है, दूसरी पे क्या लिखा हुआ है, डिस अलाउ कॉलन CGI बिन। उसके बाद नाम से पता लग रहा है डिस अलाउ। इसका क्या मतलब है कि हम उसे कह रहे हैं कि भाई ये वाला जो फोल्डर पड़ा हुआ है इसको अलाउ नहीं कर रहे हम। और अलाउ कॉलन, आगे कुछ भी नहीं बताया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि भाई ऊपर तो एक डिस अलाउ कर दिया, अब जो कुछ भी है सब कुछ ही मैंने अलाउ कर दिया, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो मैंने लाइन लिखी है वो लिखी है साइट मैप। अब ये एक और चीज आ गई है, ये रोबोट्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट का साइट मैप भी बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले साइट मैप को समझ लेना चाहिए, साइट मैप क्या होता है। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, अब एक और यूआरएल ले लेता हूँ वेबसाइट का, ये लिंक, और यहाँ पर साइट मैप की फाइल भी खोल देता हूँ। आ गया। अब ये जो आपको कोडिंग नजर आ रही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना, ये ऑटो जनरेटेड फाइल है। लेकिन हमें सिर्फ क्या काम करना है, इस फाइल को जनरेट करवाना है। ये फाइल है क्या? ये फाइल ऐसे ही है जैसे हम इस पूरे बिल्डिंग का ना एज ए कंप्यूटर कॉलेज एक नक्शा बनाना चाहते हैं। एज ए कंप्यूटर कॉलेज, बिल्डिंग नहीं, कंप्यूटर कॉलेज के तौर पर एक नक्शा बना रहे हैं। तो क्या बताएंगे कि जनाब एक मेन ऑफिस है, एक प्रिंसिपल ऑफिस है, ऐसे ही है ना, एक कैंटीन है, एक अकाउंटेंट का ऑफिस है, क्लासरूम है जिसमें कुर्सियां पड़ी हुई हैं,
बताएंगे कि उसमें इतनी कुर्सियां हैं, इतने टेबल्स हैं, इतने एलसीडीज हैं, लैब है उसमें, ये अब बता क्या रहा हूँ मैं, पूरी मैपिंग कर रहा हूँ ना कॉलेज की। इसी तरह जब मैंने एक वेबसाइट बना ली है तो मुझे अपनी वेबसाइट की भी इसी तरह मैपिंग करनी है। क्यों मैपिंग करनी है? ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे मैप करके क्राउलर को बतानी है। क्यों बतानी है? क्योंकि क्राउलर ने बार बार आपकी वेबसाइट का विजिट करना है, और जब वो आपकी वेबसाइट पर आए, हर बार आपकी वेबसाइट पर आए, तो उसको उलझन ना हो कि मैं कहाँ आ गया हूँ, उसके लिए कोई नई चीज़ ना हो, बल्कि उसको सारा मैप मैंने पहले से ही दिया हो। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे आपने इस्लामाबाद किसी को मिलने जाना है तो कोई भी बंदा आपको पूरा एड्रेस दे दे, उसका समझा दे, तो जब आप इस्लामाबाद स्टेशन पर या एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि अब आपने आगे किस तरफ को जाना है, इसलिए कि आपके हाथ में मैप मौजूद है। इसी तरह समझ लो कि हमने ना क्रोलर के हाथ में एक मैप पकड़ा दिया कि ये हमारी वेबसाइट का मैप है। अब हमारी वेबसाइट का मैप क्या है? मेन्यूज है ना हमारी वेबसाइट का मैप, कि भाई ये होम का बटन है, इसके अंदर ये सब कुछ पड़ा हुआ है, ये कोर्सेज हैं, ये अबाउट अस है, ये कॉन्टैक्ट अस है, ये गैलरी है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये सारी कौन बता रहा है? इसको साइट मैप बता रहा है। अब ये तो समझ में आ गया कि साइट मैप क्या है। अब ये भी आपको समझ में आ गया कि क्रॉल करवाना है तो साइट मैप की इंपॉर्टेंस भी अपनी जगह पर है। अगर मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ रोबोट्स फाइल बना दूं और साइट मैप ना बनाऊं, तो क्रॉलर को ये तो मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी वेबसाइट पर आओ, लेकिन आने के बाद मैं उसको उलझन का शिकार कर दिया कि भाई इसमें है क्या, पहले वो स्टडी करे इसमें है क्या। उसको हर दफा ये एफर्ट करनी पड़ेगी कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर को चेक करेगा। लेकिन जब आपने, अब ये स्ट्रक्चर कैसे है, अब आपने जब वेबसाइट बनाई है तो ये स्ट्रक्चर भी जो था आपके पास फेजेस में बन रहा था, ऐसे ही है ना। मतलब एकदम सारी वेबसाइट तो नहीं बन गई होगी ना, 10 दिनों में थोड़ी वेबसाइट बनी होगी, फिर 20 दिनों में और बेहतर हो गई होगी, महीने के बाद, 4 महीनों के बाद, हो सकता है 4 महीनों में उसने या 5वें महीने में उसने आपको वेबसाइट डिलीवर कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर 100% रेडी हो चुका हुआ है। अब आपने अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाना है, यानी कि साइट मैप भी आपने कब बनाना है? जब सब कुछ मुकम्मल हो चुका होगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने अभी एग्जांपल दी पीक सॉल्यूशंस की, पीक सॉल्यूशन वालों ने मैप बनाया हुआ कॉलेज के तौर पर एक, उसके बाद क्या हुआ, कोई 2-4 साल के बाद इन्होंने इसके ऊपर एक और कमरा बना दिया और उस कमरे को उन्होंने बना दिया कंप्यूटर लैब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इनको रीमैपिंग करनी पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि एक नई चीज उसमें ऐड हो गई है। इसी तरह अगर आप भी 6 महीनों के बाद अपनी वेबसाइट पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कम हो रहा है या उसका स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? ये वाली साइट मैप की फाइल रीजनरेट करोगे, यानी ये दोबारा से बनाएंगे। ये वाली फाइल बनाने के लिए हमें किसी कोडिंग की जरूरत नहीं है। इस फाइल का नाम क्या है? sitemap.xml। अगर आप इस फाइल का नाम देख रहे हैं, ये जो साइट मैप की फाइल है, ठीक है, ये किस नाम से बनेगी? sitemap.xml। ये फिक्स नाम है इस फाइल का। इस फाइल का नाम है sitemap.xml जी। यानी हमें ये वाली फाइल क्रिएट करनी है। अब ये वाली फाइल कैसे है? ये आपको फील हो गया कि ना तो ये टेक्स्ट फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल भी नहीं है, ये HTML फाइल भी नहीं है, कोई ग्राफिक्स फाइल भी नहीं है, बल्कि ये एक फाइल है जो मैंने ऑटो जनरेट करनी है और इसके मेरे पास ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं। इस फाइल को बनाने के लिए हमारे पास ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ये कैसे मिलेंगे मुझे टूल्स? ठीक है, ये आपने देखना मैं क्या करने लगा हूं। आपने क्या करना है, इधर आना है, गूगल पर ही आ जाना है। मैं वापस आ गया हूं गूगल पर, और यहां आकर मैंने क्या लिखा है? ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर। आप न्यू स्टूडेंट हैं या पुरानी स्टूडेंट हैं? आप न्यू, आज फर्स्ट डे आपका। अच्छा, अभी अब क्लास लें, फिर मैं आपसे बात करता हूं। क्या लिखा है जी? ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर लिख दिया मैंने गूगल किया है। क्या टर्म गूगल की है? ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर। यानी मैंने कहा कि भाई साइट मैप बना दो ऑनलाइन, ठीक है। नीचे कितने सारे यूआरएल्स आ गए, वेबसाइट्स आ गई है ना, ठीक है। बेशक आप पहली वाली कोई पकड़ लो। इस पे क्या लिखा हुआ है जी? xml.sitemap.xml। इस पे क्लिक कर देता हूं मैं, आगे। अब वो क्या कह रहा है मुझे? कहता है योर वेबसाइट यूआरएल। कहता है आप यहां पर अपनी वेबसाइट का नाम लिख दें, यूआरएल बता दें मुझे, मैं आपको साइट मैप बना दूंगा। यानी मुझे कोई इसमें खास एफर्ट नहीं करनी है खुद से, मुझे सिर्फ इस टूल को इस्तेमाल करना है। और आपने देखा था 2-3 टूल्स आ रहे थे, मैंने पहले वाले टूल को ही पिक कर लिया, ठीक है। किसी भी टूल को पिक करूंगा और यहां पर आकर मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसी का साइट मैप, हालांकि ये बना हुआ है, लेकिन मैं इसी का साइट मैप जनरेट करने लगा हूं।
प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी वेबसाइट का बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी अभी हमने कोई इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के अंदर जाकर तो देनी नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस ही करनी है ना। किसी का भी साइट मैप जनरेट कर लो, याहू को पकड़ लो, जियो को पकड़ लो, ARY को पकड़ लो, क्रिक इन्फो को पकड़ लें, जिसका दिल करता है आप साइट मैप बना लें, क्योंकि ये साइट मैप तो हम अपने तौर पे बना रहे हैं ना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। यहां आए और यहां लाकर इसको पेस्ट कर दीजिए, कर दिया मैंने, URL आ गया यहां पर, और यहां आकर स्टार्ट का बटन प्रेस कर दीजिए। ऑटो जनरेशन शुरू हो गई है, उसकी खुद ही बननी शुरू हो गई फाइल। ये क्या लिखा हुआ है जी, व्यू साइट मैप डिटेल्स, इस पर क्लिक करें। कहता है जी साइट मैप जनरेट हो गया। जनरेट करने के बाद हमने क्या कहा कि व्यू साइट मैप डिटेल्स, और उसके बाद हमने कहा कि इसे डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, डाउनलोड योर XML साइट मैप फाइल, जस्ट क्लिक करें। नीचे देखें डाउनलोड हो गई है फाइल। क्या नाम है फाइल का, sitemap.xml, ठीक है ना। यानी ये फाइल बन गई, इसमें के बनाने में मेरी कोई टेक्निकल एफर्ट नहीं थी। हमने इसे टेक्निकली एफर्ट के साथ नहीं बनाया कि खुद से बनाया हो, टेक्निकली कंपोज किया हो, बल्कि हमने सिर्फ क्या किया, एक ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल किया। और उसने जब मुझे कहा कि भाई अपना URL बता दो, यानी कौन सी वेबसाइट का साइट मैप बनाना है, उस वेबसाइट का नाम बताओ, मैंने उस वेबसाइट का नाम बताया, उसने जनरेट करके मुझे फाइल दे दी। चलो ऑटोमेटिकली सारे उसके फैक्टर्स, उसने सारे का सारा उसका स्ट्रक्चर उठा लिया। और कैसे उठाया, देखें, जो चीज मैं क्राउलर को दे रहा हूं, आप देख रहे हैं जो जो इंफॉर्मेशन मैं क्राउलर को दे रहा हूं, ना वो कलरफुल इंफॉर्मेशन है, ना वो ग्राफिक्स की सूरत में है। जो इंफॉर्मेशन भी मैं क्राउलर को दे रहा हूं, वो कैसे दे रहा हूं, टेक्सचुअल फॉर्म में दे रहा हूं, ठीक है, कोडिंग करके दे रहे हैं। सो क्राउलर को आपकी जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इससे ये भी साबित हुआ कि क्राउलर को इससे भी कोई कंसर्न नहीं है कि आपकी वेबसाइट कितनी गुड लुकिंग है। क्या ख्याल है, आपकी वेबसाइट कितनी गुड लुकिंग है, ये मैटर करता है क्लाइंट्स को, ये मैटर करता है विजिटर्स को, जिन्होंने वेबसाइट्स पे आना है। लेकिन जिसने वेबसाइट को रैंक करना है, आपकी क्राउलर ने रैंक करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कोडिंग आपने प्रॉपर की है उसके साथ, जो कोडिंग उसको चाहिए थी, क्या आपने वो वाली कोडिंग उसके साथ की हुई है कि नहीं की हुई है, ठीक है। ले ये आ गया हमारे पास, जरा मैं इसको देख लेता हूं, इस फाइल को, शो इन फोल्डर, ये फाइल है। यानी एक काम हो गया आपका, पता लग गया आपको कि साइट मैप कैसे बनता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस रोबोट्स पर, और मैं रोबोट्स आपको पढ़ा रहा था यहां से, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब आपने साइट मैप लिखना है तो इसके आगे स्लैश करके, यानी क्या लिखना है, इस रोबोट्स की फाइल में आपने साइट मैप ऐसे नहीं देना जैसे यहां लिखा हुआ है, बल्कि आपने ऐसे देना। समझ आ गई बात, वहां पर तो सिर्फ फाइल का नाम लिखा, वेबसाइट का नाम लिखा हुआ था ना। अब आपने स्लैश करके आगे क्या बता दिया है, यानी आपने साइट मैप जनरेट कर लिया, आपने साइट मैप अपलोड भी कर दिया वेबसाइट में। अब आपने रोबोट्स की फाइल में एंड की लाइन पे जाकर ये टाइप कर देना है। क्या टाइप कर देना है कि भाई साइट मैप HTTP आगे वेबसाइट का नाम स्लैश sitemap.xml, यानी आप बता रहे हैं कि भाई साइट मैप कहां है, यहां पड़ा हुआ है। आपने उसको URL बता दिया कि ये साइट मैप है। सो ये वाली इंफॉर्मेशन भी हम किसके थ्रू दे रहे हैं, रोबोट्स के। यानी बेसिकली रोबोट्स कर क्या रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है क्राउलर को कि भाई आप इस वेबसाइट पर आए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने इस वेबसाइट पे आने के बाद क्या क्राउल करना है और क्या क्राउल नहीं करना, और अगर आपको ये सारा काम करने के लिए साइट मैप की जरूरत है तो ये उसका लिंक है, यानी उसे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं जरा रोबोट्स की फाइल की डिटेल्स में। ये तो मैंने आपको एक, अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी को भी देख लेते हैं, ठीक है, कि रोबोट्स फाइल क्या होती है। जी पहला टॉपिक है जी, व्हाट इज robots.txt। अब आपको जो मैंने 15-20 मिनट में बताया, आपको कॉन्सेप्चुअल तो पता लग गया कि रोबोट्स फाइल क्या होती है। कि रोबोट्स फाइल क्या है, कि भाई क्राउलर को हम कह रहे हैं कि आओ हमारी वेबसाइट पर, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पर आना है, और जब आप हमारी वेबसाइट पर आओगे, आप इंस्ट्रक्शन का मतलब है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने क्राउलर को बाउंड कर दिया है ये फाइल बना के कि भाई आओ ही आओ तो फौरन आ जाओ। यानी हमने उसको इंफॉर्मेशन दे दिया कि जब भी आपका विजिट हमारे क्राउलर हमारी वेबसाइट पे होगा तो आपने यहां से डाटा कलेक्ट कर लेना है कि क्या करना, मुझे क्या है। रोबोट टेक्स्ट फाइल दैट रिजाइड्स इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर वेबसाइट।
रूट डायरेक्टरी ऑफ वेबसाइट का क्या मतलब होता है, ये भी आपको मैं पैरेलल साथ साथ बताता हूं। रूट डायरेक्टरी से क्या मुराद है, यहां से ना मैं एक साथ वो भी खोल देता हूं, होस्टिंग, ताकि आपको पता लगे रूट से क्या मुराद ले रहा हूं मैं। रूट से मुराद यह है कि जहां पर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है डेट इज रूट, जिस जगह पर आपकी वेबसाइट है। ये खुल रहा है, आगे चलते हैं। एंड गिव सर्च इंजन क्रॉलर्स इंस्ट्रक्शंस टू विच पेज क्राउल एंड इंडेक्स। अच्छा, ये जो क्राउल और इंडेक्स और रैंकिंग, ये तीन चीजें हैं ना। हम कह रहे हैं हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, तो हमें अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए पहले क्या करना है, क्राउल कराना है। जब वो क्राउलिंग हो जाएगी, ठीक है ना, तो क्राउलिंग होने के बाद उसने इंडेक्स होना है, और जब वो इंडेक्सिंग में आएगी तो रैंक होना शुरू होगी। इसका मतलब डायरेक्ट रैंकिंग नहीं हो रही है, पहले उसने क्राउल करना है, क्राउल करके उसने क्या करना है, इंडेक्स सर्वर को उसे पकड़ा देना है। यानी आप समझ लोगे एक और डेटाबेस होगा, उसके बाद आपकी फाइल चली जाएगी। आपकी फाइलों के वेबसाइट्स के अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स उसके पास आने लगी हुई हैं, तो वो क्या करना शुरू हो गया, अब इंडेक्सिंग करना शुरू हो गया। ये जो हम कहते हैं ना गूगल ऑटो कंप्लीट, ये इंडेक्सिंग हुई होती है ना। जब भी आप लिखते हो MD कैट, नीचे इतना कुछ आ जाता है ना, जो उसने इंडेक्स बनाया हुआ है अपने पास। ये वो इंडेक्सेस हैं जो क्राउल हो रहे हैं, जो चीजें क्राउल हो रही हैं लोग ढूंढ भी रहे हैं और वो क्राउल भी हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज होगी जो यूजर क्राउलर फ्रेंडली नहीं होगी, तो वो तो इंडेक्स में नहीं आएगा, वो ऑटो कंप्लीट में भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके। During the crawling and indexing process, robot text is a plain text file that follow the robot's exclusion standards. यहाँ टर्म इस्तेमाल हुई exclusion standards. Exclusion standards का क्या मतलब है, robots exclusion standards का क्या मतलब है कि भाई क्या अलाउ करना है, क्या डिसअलाउ करना है। अभी हमने देखा ना फाइल में जाकर, अभी मैंने आपको दिखाया भी है वहां से कि हमें क्या अलाउ करवाना है और क्या डिसअलाउ करवाना है। इधर इस फाइल में मैं दिखा रहा था, ये बता रहे हैं ना क्या अलाउ करना है, क्या डिसअलाउ करना है। एक एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, डिसअलाउ का लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड है। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया हुआ, अपनी वेबसाइट रखी है, और वेबसाइट के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, वेबसाइट के अंदर मैंने एक वीडियो अपलोड की है। अब वो जो वीडियो है उसे क्राउलर को तो नहीं बताना मुझे कि इस वीडियो को भी देखो। वीडियो तो मैंने खुद से यूजर्स के लिए लगाई हुई है ना ही उसने वीडियो ने क्राउल होना है। तो मैंने क्या किया, उसको डिसअलाउ करवाया। या मैं क्या करता हूं, मेरा जो क्लाइंट है वो हर 10 दिनों के बाद कोई अपडेट देता है मुझे कि भाई मेरी वेबसाइट में ये चीज ऐड कर दे। अब हम क्या करते हैं, हमने उसकी चीज ऐड करनी है, मिसाल के तौर पर इमेज डिजाइन हुआ है, हमने वो इमेज ऐड करना है उसके अंदर। तो प्रीवियस इमेज भी था एक, क्या उसको डिलीट कर दूं? और अगर 2 महीनों के बाद उसने मुझे कहा कि वो जो पिछले महीने आपने लगाया था ना वापस वही लगा दो, फिर तो फंस जाएंगे ना। तो मैंने क्या किया, टेम्प के नाम से एक और फोल्डर बना दिया, तो जो उसका पुराना डाटा है तो उसमें रखी जा रहा, ताकि अगर मुझे कभी उसकी जरूरत पड़े तो मैं उसे रिस्टोर कर सकूं। लेकिन वो टेम्प का जो फोल्डर है वो मुझे क्राउल नहीं करवाना, इसलिए कि वो तो क्राउलेबल चीज ही नहीं है मेरे लिए। तो इसका मतलब है ये किस में आ रहा है, ये एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स में आ रहा है, ये डिसअलाउ में आ जाएगा हमारा। ठीक है, आ जाए इधर जरा वापस देखें, वो खुला है, साथ में वो भी बता देता हूँ आपको साथ ही। और वापस इस पे आ जाए। आगे कहां पे थे, A robot text file consists of one or more rules. ये भी समझ में आ गया, रूल्स है ना ये सारे जो हम बता रहे हैं उसको, कि भाई इसको अलाउ करो, इसको डिसअलाउ करो, तो ये रूल्स हैं उसके। Each rule blocks or allow, यही है, मतलब हर रूल क्या कर रहा है, कुछ ब्लॉक कर रहा है या अलाउ कर रहा है। यानी जब मैं कहूंगा ना अलाउ, तो इसका मतलब है ये अलाउ का रूल है। जब मैं लिखूंगा डिसअलाउ, इसका मतलब क्या होगा, ये डिसअलाउ का रूल है। ओके, रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स। The robot exclusion standards also known as the robot exclusion protocols. प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है, कोई तरीकाकार है उसका कि भाई ये काम कैसे करना है। और सिंपली रोबोट टेक्स्ट फाइल, रोबोट टेक्स्ट, या इसको हम रोबोट टेक्स्ट भी कह सकते हैं। और एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स क्या है कि भाई किसको अलाउ कर रहे हैं और किसको डिसअलाउ कर रहे हैं। अगला क्या है टॉपिक, व्हाट हैपेंड इफ यू डोंट हैव अ रोबोट्स फाइल। कहता है जी अगर आपने रोबोट्स की फाइल नहीं बनाई तो फिर क्या होगा। अब मैं कह रहा हूं कि भाई रोबोट्स की फाइल से तो मैं क्राउलर को इंस्ट्रक्शंस देने लगा हूं। अब अगर रोबोट्स की फाइल नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर हम यूं कहते हैं कि आपने एक किताब पढ़नी है और उस किताब के अंदर कोई 2000 पेजेस हैं और उसका इंडेक्स का पेज नहीं है, मुश्किल हो जाएगी ना आपको चीज ढूंढने में।
तो इसका मतलब है कि हमने भी क्रॉलर को मुश्किल में डाल दिया कि भाई ये पूरी वेबसाइट को क्रॉल करो। अब वो उसको नहीं पता कि मुझे क्या क्रॉल करना है, बल्कि उसने क्या करना है, खुद से एनालिसिस शुरू कर देने हैं कि मुझे इस वेबसाइट में क्या क्रॉल करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका टाइम बढ़ जाएगा क्रॉल करने का। और एक और बात आपको बता दूं कि क्रॉलर जब भी किसी वेबसाइट पर आता है तो उसका एक क्रॉल बजट होता है। अब मैंने एक टर्म इस्तेमाल की, क्रॉल बजट। क्रॉल बजट का मतलब टाइम टू स्टे ऑन वेबसाइट, यानी कितना टाइम लेकर वो आया है। ये टाइम हमने नहीं बताया उसको, मतलब ये वेबसाइट वालों ने नहीं बताया। मेरी वेबसाइट है, मैंने नहीं कहा कि भाई मेरी वेबसाइट पे क्रॉलर 10 सेकंड के लिए है या 20 सेकंड के लिए है या 1 मिनट के लिए है। ये क्रॉल का ऑटो बजट है, वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से उसने खुद डिसाइड किया होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमने क्रॉलर ये रोबोट्स की फाइल बनाई नहीं और उसका क्रॉल बजट खत्म हो गया असल चीजों को ढूंढते ढूंढते, तो वो कोई या तो गलत चीज को क्रॉल करके चला जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रोबोट्स की फाइल लाजमी बनानी चाहिए, क्योंकि वो यही समझेगा अगर हम नहीं बताएंगे, डिसअलाउ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो यही समझेगा कि मुझे सब कुछ अलाउ करना है, तो वो सब कुछ अलाउ करके चला जाएगा। और हो सकता है कि आपका जो असल कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज ना हो इसमें। जी, व्हाट हैपेंड इफ यू एक्सीडेंटली ब्लॉक सर्च इंजन्स फ्रॉम एक्सेसिंग माय वेबसाइट, यानी अगर आपने गलती से अलाउ की बजाय डिसअलाउ कर दिया तो क्या होगा। जी क्या होगा, सिंपल सी बात है यार, क्या होगा। मैंने कहा मैंने करना तो अलाउ था, मुझसे गलती होगी और मुझसे डिसअलाउ हो गया, तो गलती तो मेरी है, लेकिन मैंने तो बंद कर दिया उसको। मैंने कहा भाई नहीं करना, तो नहीं होगा। तो कहता है कि आपने गलती से भी ये काम कर दिया, करना नहीं चाह रहे थे, तो इसका मतलब है क्रॉलर को आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई मेरी वेबसाइट पर ना आओ, मेरी वेबसाइट को क्रॉल नहीं करो। सो इन चीजों को हमें हर हालत में देखना है। आ जाए वापस। जी, वाई यूज रोबोट्स, तो इतनी देर से मैं यही बता रहा हूं ना कि हम रोबोट्स की फाइल क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टू ब्लॉक सर्च इंजन फ्रॉम एक्सेसिंग स्पेसिफिक पेजेस और डायरेक्टरीज ऑफ योर वेबसाइट, यही मकसद है ना इसका, कि कहते हैं भाई इस वेबसाइट पर आज हमारी वेबसाइट की इस डायरेक्टरी में आओ, इसको रीड करो और इसको रीड नहीं करो। मतलब ये सब चीजें बताने के लिए हम इसको, अगर आप फेसबुक का देखिए एग्जांपल दी हुई है कि भाई देखना है तो इस तरह देख सकते हो। फेसबुक की रोबोट्स फाइल देखनी होगी तो ये भी गूगल पर जाइएगा, facebook/robots.txt लिखिएगा, देखिएगा कितनी बड़ी रोबोट्स फाइल है इसकी, ठीक है। हाँ जी, कहते हैं दो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं जी जो आपको याद रखनी चाहिए रोबोट्स के मुतालिक, रोबोट्स फाइल के मुतालिक। रूल एडिड टू द रोबोट्स आर डायरेक्टिव्स ओनली, ठीक है। कहते हैं आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब आप रोबोट्स फाइल बनाकर ये ना समझें कि क्रॉल होनी शुरू हो गई है फाइल। अगर आपने स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं किए हुए गूगल के, तो आपने ये रोबोट्स की फाइल बना भी ली है तो भी क्रॉल नहीं होगी, ठीक है। इन मोस्ट केसेस दे डू, बट इफ your content that you don't want to be included in the index, the best way is to password protect। अच्छा, उसने क्या कहा आगे से, कहता है यूं कर ले, फिर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमें मिल जाते हैं, तो ऐसा कंटेंट जिसको आप क्रॉल नहीं करना चाहते, आपने ब्लॉक भी नहीं किया उसको, तो कहता है आप उसको पासवर्ड लगा लें। फाइलों को पासवर्ड लग जाते होते हैं ना, तो कहता है जिस फाइल को पासवर्ड लगा होगा, तो जब क्रॉलर आकर उसे खोलेगा तो वो फाइल तो नहीं खुलेगी ना फाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी अब ये हमने क्या किया, टेक्निकल तरीके से उसे डिसअलाउ कर रहे हैं। इधर अब हम उसे टेक्निकल तरीके से डिसअलाउ कर रहे हैं, यानी हम उसे ये नहीं कह रहे कि डिसअलाउ करो, लेकिन हमने क्या किया, हमें पता है यार ये 5-10 फाइलें ऐसी हैं जिसको मैंने करवाना ही नहीं है क्रॉल, तो मैंने क्या किया, उनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया, उन पे पासवर्ड लगा दिए, तो वो भी क्रॉल नहीं होंगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा था, अब कहां पर आना है इसने, जरा ये भी देख लेते हैं। यहां से सी पैनल में जाएं, ये पता है ना आपको मैं होस्टिंग में आया हूं, मैं अक्सर आपके सामने ये होस्टिंग का अकाउंट खोलता हूं। सो मैं होस्टिंग में आया हूं, और होस्टिंग में कहां जाते होते हैं हम, फाइल मैनेजर में जाते हैं। अब मैं आपको क्या बताने लगा हूं, मैं ये बता रहा हूं, ये सी पैनल में मैं आ गया हूं, यानी आपने जब अपनी वेबसाइट को लाइव करना है तो आपने अपनी वेबसाइट को कहां जाके लाइव करना है, सी पैनल से वेबसाइट को आपने लाइव करना है, ठीक है। मैं सी पैनल में आ गया हूं, और उसने क्या कहा था, रोबोट्स की फाइल कहां बन रखनी है आपने,
मेन रूट पर जहां पर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है। ठीक है, ये देखिएगा जो सी पैनल होता है उसके अंदर आपकी जो वेबसाइट है, यहां एक फोल्डर बना हुआ है, किस नाम से है? पब्लिक HTML के नाम से एक फोल्डर पड़ा हुआ है। बाय डिफॉल्ट इसी नाम का फोल्डर आपको हर सी पैनल में मिलेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट कहां है? पब्लिक HTML में है। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये कहता है इस जगह पर आकर, ये है ना आपका मेन रूट, कहते हैं जहां पर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है उसी जगह पर आकर आपने क्या कर देना है, साइट मैप को भी अपलोड कर देना है और रोबोट्स को भी अपलोड कर देना है। ठीक है, ठीक है, इस जगह पर अपलोड हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आ गई? ये मैंने आपको ऑनलाइन दिखाया, ये मेरे लैपटॉप का फोल्डर नहीं है, ये सी पैनल का फोल्डर मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, चलिए अब आ जाए वापस इसी पे। आगे क्या है जी? यही चीजें बता रहा था आपको मैं। कहता है इसके अंदर लिखना क्या आपने, नंबर 1 यूजर एजेंट। अभी जो यूजर एजेंट है इसका क्या मतलब है? यूजर एजेंट का मतलब है कि क्राउलर। भाई आप किस क्राउलर को कह रहे हो कि आपकी वेबसाइट को आके क्राउल करे? ऑप्टिमाइजेशन तो हम गूगल पे कर रहे हैं ना, सारी ऑप्टिमाइजेशन तो हमारी गूगल के लिए है। लेकिन अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो सर्च इंजन तो और भी हो सकते हैं। MSN भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। ठीक है, सो अगर मैं वापस उस फाइल में आऊं जहां मैंने रोबोट खोला हुआ था, तो देखे मैंने यहां क्या लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है? यूजर एजेंट कॉलन जी स्टैटिक। ये वाइल्ड कार्ड है। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, यानी कि स्टैटिक लगा दिया, इसका मतलब कोई भी। मैं इस वक्त गूगल को नहीं कह रहा, बल्कि मैं क्या कह रहा हूं, कोई सा भी जो यूजर एजेंट है, कोई सा भी यूजर एजेंट मतलब कोई भी सर्च इंजन, कोई से भी सर्च इंजन का क्राउलर। ठीक है, सबके लिए। यानी मैंने क्या कह दिया कि सबको मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी वेबसाइट को क्राउल करना है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा है हमने दूसरी लाइन में? वापस आ जाए इसी में। फिर क्या है जी दूसरा स्टैंडर्ड क्या है? यानी ये स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं ना हम इसके। पहली कमांड ये लिख दी हमने, यूजर एजेंट कॉलन, और इसी स्पेल में लिखना है जैसे यहां लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ यूजर एजेंट कॉलन स्टैटिक। दूसरे नंबर पे क्या लिखना है आपको? डिस अलाउ, जिस फोल्डर को आपने डिस अलाउ करवाना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं ये मेरी होस्टिंग है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरी होस्टिंग है, इसके अंदर मैं कहता हूं ये एक फोल्डर पड़ा हुआ है एसिड्स के नाम से, तो मैंने इसको डिस अलाउ करना है, तो क्या करूंगा मैं? यहां क्या लिखूंगा? डिस अलाउ कॉलन स्लैश, मेन रूट पर है ना, हो गया डिस अलाउ। समझ आ गई बात की? ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एसिड्स के अंदर एक फोल्डर और होता और उस फोल्डर का नाम होता टेम्प, सपोज कर रहे हैं हम, और मैं उसको डिसअलाउ करना चाहता, मैं एसिड्स को नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करता? आगे लिखता स्लैश। अब इसका मतलब क्या हुआ? एसिड्स को नहीं मैं डिसअलाउ कर रहा, बल्कि मैं क्या कह रहा हूं, एसिड्स के अंदर जो फाइलें पड़ी हैं वो सब चलती रहेंगी। डिसअलाउ क्या होगा? पूरा टेम्प का फोल्डर। मैं कहता हूं नहीं भी, टेम्प के फोल्डर के अंदर एक मेरी फाइल पड़ी हुई है जी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं पूरा टेम्प का फोल्डर भी डिसअलाउ नहीं करवा रहा, बल्कि मैं सिर्फ एक फाइल को डिसअलाउ करवा रहा हूं, विट के नाम से जो फाइल। समझ आ गई बात की? सो ये एक स्टैंडर्ड हो गया। अलाउ का मतलब पता लग गया आपको, सेम इसी तरह अलाउ कॉलन लिख देंगे, बाकी एक एक का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या भाई, इसको डिसअलाउ कर दो, बाकी सबको अलाउ कर दो। और आखिरी स्टैंडर्ड क्या है? साइट में, जिसको भी हमने डिटेल से देखा भी है। कौन से वाला? ये वाला बन गई जी, ये वाली फाइल हमारी रोबोट्स की फाइल भी बन गई। इस फाइल का नाम क्या होगा? यानी मैं इस सारे को जरा फिलहाल डिलीट कर देता हूं और उस टेक्स्ट को मैं यहां ले आता हूं, ठीक है, ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े।
कहाँ ले आऊँ, नोटपैड में? जी आ गया। अब क्या करना है इसको, फाइल में स्टैंडर्ड तो लिख दिए सारे, अब क्या करना है, इसे सेव करना है। तो क्या ये HTML फाइल है? नो इसका नाम आपने क्या रखना है, ऑलरेडी टेक्स्ट ही बन रही है खुद से ही, खुद ही टेक्स्ट बन रही है ना। आपने क्या करना है, सिर्फ इसका नाम क्या रखना है, बस robots.txt लगाने की जरूरत ही नहीं है। नोटपैड है, ऑलरेडी टेक्स्ट एडिटर है, खुद ही टेक्स्ट फाइल बनाएगा इसकी। सेव करूंगा तो क्या होगा, रोबोट्स फाइल बन जाएगी। साइट मैप भी बना ली, रोबोट्स भी बना ली, लेकिन यहां पर एक चीज रह गई थी, वो जो उसमें नहीं हुई, वो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं आपको दोबारा से। क्या इसका मतलब क्या, ये मैं क्या लिख रहा हूं साथ, क्या लिख रहा हूं, ये उसकी फाइल का नाम लिख रहा हूं। ये जो फाइल अभी आपने जनरेट की थी ना, इससे पहले लिख रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस वेबसाइट का साइट मैप, लेकिन मैं ये बता नहीं रहा कि फाइल कौन सी है। तो अब आखिरी लाइन में मैं क्या बता रहा हूं, साइट मैप डॉट XML, ये भी मैंने लाइव कर दिया जी, ये वाली फाइल है जिसको हम साइट मैप बनाना चाह रहे हैं। चलिए अब आ जाए वापस उसकी थ्योरी पे। ठीक हो गया। यूजर एजेंट क्या होता है, ये स्लाइड आपको दूंगा, ये क्या लिखा हुआ है, क्राउलर्स लिस्ट। इस पे आपने घर जाके क्लिक करना है तो आपको पता लग जाएगा कि कितने क्राउलर्स हैं और किस किस क्राउलर का क्या नाम है, सबके नाम भी आ जाएंगे। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से, हमने आमतौर पर गूगल के क्राउलर को ही, गूगल के क्राउलर का नाम गूगल बोट है, ठीक है, गूगल के क्राउलर को ही हमने टारगेट करना है। डिसअलाउ की भी समझ में आ गई, ये वही बात है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया डिसअलाउ की। ये अलाउ की भी आ गई, देखें जरा ये क्या है, क्राउलर की कोई कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। चलें जी, आगे क्या लिखा हुआ आ गया जी, साइट में अब ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब रोबोट्स फाइल, फिजिकल रोबोट फाइल, वर्चुअल रोबोट फाइल, इन दोनों में क्या फर्क है। यानी एक फिजिकल रोबोट्स फाइल है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा इतनी देर से जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या वो फिजिकल है कि वर्चुअल है, फिजिकल है भाई, फाइल बना रहे हैं बार बार, उसका नाम भी रखा है, उसको सेव भी किया है, इसका मतलब है ये तो फिजिकल रोबोट्स फाइल है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो या आप कोई भी CMS यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब आपको कौन सी रोबोट्स फाइल बनानी है, क्योंकि CMS के अंदर आप कोडिंग नहीं करते हो SEO के लिए, CMS के अंदर आप क्या यूज करते हैं, प्लगइन यूज करते हैं SEO के। यानी मैंने क्या किया है, कौन सा प्लगइन यूज किया हुआ है, मैथ रैंक यूज किया हुआ है या योस्ट यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर रोबोट्स फाइल का फीचर बिल्ट इन है, यानी आप जैसे ही योस्ट लोगे उसकी रोबोट्स फाइल ऑटो जनरेटेड होगी। इस तरह की जो रोबोट्स फाइल होती है, हाँ आपको ऑटो जनरेटेड फाइल है, इसमें आपको कुछ चेंज करनी है तो आप जाएं और उसके अंदर जाकर, जैसे मैं एडिट कर रहा हूं इसी तरह आप भी उसको एडिट करके उसमें मजीद, क्योंकि इसका मतलब ये तो नहीं है कि वर्डप्रेस को ये पता है कि आप करना क्या चाह रहे हो, उसको तो नहीं पता कि आपने किसे अलाउ करना है किसे अलाउ नहीं करना। तो इसका मतलब हमें फिजिकल फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि फाइल उसने अपने प्लगइन से क्रिएट कर देनी है। सो वर्डप्रेस में जो फाइल बनती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल रोबोट्स फाइल, यानी वो वाली फाइल जो कहलाती है वो वर्चुअल कहलाती है। जरा नीचे आए, नीचे आ जाए जरा, ये वर्डप्रेस में आ गया हूं मैं, हाँ ये वर्डप्रेस से मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। वर्डप्रेस की लेफ्ट साइड पे ये पैनल आ रहा होता है ना जिसमें ऑप्शंस आ रही होती हैं, देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, SEO लिखा हुआ है और एक आइकॉन बना हुआ है वाई का आइकॉन बना हुआ आ रहा है नजर, ये आइकॉन की बात कर रहा हूं, ये योस्ट का SEO इसका मतलब है इसमें लगा हुआ है। ये जो प्लगइन्स होते हैं ये पार्टली फ्री होते हैं और पार्टली पेड होते हैं, यानी अगर आप इनका सिंपल फीचर यूज करना चाहते हो, बेसिक फीचर यूज करना चाहते हो तो ये आपको फ्री मिल जाता है, लेकिन अगर आप इनके एडवांस फीचर यूज करना चाहते हो तो फिर आपको इसका पे करना पड़ता है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कोडिंग वाली वेबसाइट पे, उसमें ऐसा नहीं करना पड़ता, यानी कि इसमें जो कुछ भी हो रहा है, मतलब आपने वर्डप्रेस में वेबसाइट बनानी है आपको थीम बाय करना है, आपने वेबसाइट के लिए प्लगइन्स लगाने हैं आपको प्लगइन्स बाय करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अच्छी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वैसे तो यहाँ पर इस तरह नहीं होता, यहाँ पर तो फ्री थीम्स यूज करते हैं, फ्री प्लगइन्स यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमाइज फीचर्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते इनके। लेकिन जहां पर अच्छी वेबसाइट्स बनी होती हैं वर्डप्रेस में, उन्होंने थीम्स भी बाय किए होते हैं
और उन्होंने प्लगइन्स भी बाय किए होते हैं और ये डॉलर्स में मिल रहे होते हैं। ये होस्टिंग का हिस्सा नहीं होते, ये डोमेन का हिस्सा भी नहीं होते, ये अलहदा से बाय करने पड़ते हैं और इनकी रिन्यूअल डेट्स भी होती हैं कि भाई ये प्लगइन हमें मिल गया, 1 साल के लिए मिला, 1 साल बाद इसने एक्सपायर होना है, इसके बाद फिर दोबारा इसके पैसे देने हैं हमको। लेकिन कोडिंग वाली वेबसाइट का ये एडवांटेज है हमें कि वो हम कोडिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई चीज एक्स्ट्रा पे नहीं करनी, सिर्फ होस्टिंग के लिए पे करना है हमें और डोमेन के लिए पे करना है। तो हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस में आएंगे, एसईओ के प्लगइन में जाएंगे और राइट साइड पर आप देखोगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, टूल्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा। ये मैंने नीचे इसकी कमांड लिखी हुई है, सारी लिखी है ना। एसईओ यानी एसईओ का मतलब है ये वाला हिस्सा, इस पे क्लिक करोगे तो इसके ऊपर टूल्स होगा। टूल्स के बाद क्या आएगा, जो आपको यहां नजर भी आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, क्या हुआ, फाइल आ गई हमारे सामने रोबोट्स की। कहता है भाई अब इसको, इसमें कोई चेंज करनी है, अगर आपको ये पसंद नहीं है जो इसमें चीजें उसने अलाउ की हैं और जो चीजें उसने इसमें ब्लॉक की है, तो आप इसको एडिट करो और सेव का बटन प्रेस कर दें, यानी अपडेट कर दें, तो आपकी रोबोट्स फाइल बन गई। अब ये वाली फाइल जब बनी है तो इसे मुझे कहीं सेव नहीं करना, मतलब ये कहां सेव हो रही है, ये वर्डप्रेस के प्लगइन के साथ ही सेव हो रही है, यानी इसको मुझे कहीं अलहदा से अपलोड नहीं करना, ये अपलोड तो हुआ है, सिर्फ सेव का बटन प्रेस करना है, यानी अपडेट करना है आपको इसको सिर्फ, ठीक है। ये एग्जांपल आ गई है। आ जाए वापस, ऊपर से जो चीजें रह गई अब उनको देखते हैं। ये हो गया जी, ये भी हो गया, ये डेफिनेशन आ गई है, ये तो हमने पढ़ ही ली है, पढ़ ली है ना सारी। अच्छा, ये भी सब जब कुछ हो गया। सर्च स्पाइडर अराइव्स, ये सारी डेफिनेशन में आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि क्राउल बजट क्या होता है। ये हमारी थी रोबोट्स फाइल, बन भी गई। 2 फाइलें बनाई हैं आपने। ये किस एसईओ का पार्ट है, ये टेक्निकल एसईओ, ठीक है। रोबोट्स फाइल हमारी मेंटेनेंस है वेबसाइट की, ठीक है। रोबोट्स फाइल, और याद रखें कि हम जब एसईओ की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं भाई ऑन साइट एसईओ से भी वेबसाइट रैंक कर सकती है। टेक्निकल एसईओ बहुत जरूरी है वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। देखें ना, सब कुछ सारे स्टैंडर्ड तो पूरे कर दिए, मगर क्राउलर को नहीं कुछ बताया। इसका क्या मतलब हुआ, क्राउलर नहीं तो आके वेबसाइट को क्राउल करना है, उसी ने तो इंडेक्स करना है। तो अगर आप उसी को नहीं बता रहे, टेक्निकल एसईओ नहीं कर रहे, अभी मैंने सिर्फ टेक्निकल एसईओ के 2 फैक्टर्स बताए हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर्स, के और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ इसके 2 फैक्टर्स देखे हैं। कौन से, रोबोट्स और साइट मैप। अब रोबोट्स फाइल बन गई, अपलोड कर दी वेबसाइट के साथ। साइट मैप बन गया, अपलोड कर दिया साइट के साथ। इससे प्रीवियस लेसन में हमने क्या था, सर्च कंसोल बनाना सीखा था। सर्च कंसोल बना लिया, उधर भी वेबसाइट बता दी। उस जगह पर जाकर हम अपने रोबोट्स को भी टेस्ट कर सकते हैं और उस जगह पर जाकर हम अपने साइट मैप को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इधर आए जरा, इसमें जी, ये मैं सी पैनल में वापस आ गया हूं। पता लग रहा है मैं क्या करने लगा हूं, बोला क्या करने लगा हूं, एक सब डोमेन क्रिएट करने लगा हूं, ठीक है जी। कोई बंदिश तो नहीं है भाई। क्या कहता है कितनी सब डोमेन बन सकती हैं, 5, 3 बन चुकी हुई हैं, यानी 2 की अभी ऑप्शन है, तो एक तो मैं आराम से बना ही सकता हूं ना, तो एक मैं बना लेता हूं। मैं इस पर क्लिक करता हूं, इधर आगे, और इस सब डोमेन का नाम मैं रख लेता हूं नजीब्स। चलो जी, अब ये बनने जा रही है। अब ये देखिए कहां बन रही है, पब्लिक HTML के फोल्डर में क्रिएट होने लगी है ये डोमेन। सब डोमेन, सब डोमेन क्या होती है, डोमेन का हिस्सा होती है। और सब डोमेन को हम कैसे एक्सेस करते हैं, सब डोमेन से पहले एक्सटेंशन के तौर पर उसका नाम लगा लेते हैं। मतलब जैसे मैं कह रहा था ना dckitchen.org, तो मैंने डोमेन बना ली नजीब्स के नाम से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी एक्सटेंशन उस डोमेन में ऐड हो गई और मेरी वेबसाइट का नाम क्या हो गया, जो सब डोमेन वाली वेबसाइट है, najibs.dckitchen.org।
najibs.dckitchen.org। समझ आ गई ना? ये सब डोमेन है, मेन डोमेन नहीं है, ठीक है? तो मैं इस सब डोमेन को बनाने लगा हूं, ये आपको थोड़ा सा इसकी मैं प्रैक्टिकल कराने के लिए। इस पर मैं क्लिक करता हूं, जी क्या हुआ? क्रिएट हो गई सब डोमेन। ओके, गो बैक करें, वापस मेन्यू पर आ जाएं। ये मेन्यू का बटन बना हुआ है, सी पैनल भी मेन्यू ही है, चाहे यहां क्लिक कर दूं चाहे यहां क्लिक कर दूं। ये देखिए मैं यहां पे क्लिक करूं तो भी मेन्यू में ही आऊंगा, ठीक है? अब मैं यहां से जाता हूं फाइल मैनेजर में, ये चलिए अभी हमने नजीब्स के नाम से एक डोमेन बनाई है, कहां बनी है? पब्लिक में। इसे खोलें, देखिए जरा नजीब्स के नाम से कुछ है यहां, आ गया है ना? इसे खोल लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है ना अभी इसमें। ओके, अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए इसी की रोबोट्स फाइल बनाता हूं और इसी का साइट मैप बनाते हैं और इसी का सर्च कंसोल। सारी चीजें पूरी हो गई, पूरी टेक्निकल ऐसी हो गई ना। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कोई वेबसाइट ही नहीं है इसमें, क्या करूं? एक फाइल बना दूं सिंपली। तो वेबसाइट कौन सी फाइल से रन होती है? यस, वेबसाइट कौन सी फाइल से रन होती है? किस तरह की HTML फाइल होती है जिसे वेबसाइट? इंडेक्स। तो मैं क्या करता हूं, ये देखें फाइल का बटन बना हुआ है, यहीं से मैं सीधा फाइल पे गया और यहां आकर मैंने एक फाइल बनाई index.html। चलो जी, क्रिएट, बन गई, इसमें कुछ भी नहीं है, अभी फाइल क्रिएट हुई है। अब मैं वही काम करने लगा हूं जो मैं ऑफलाइन कर रहा था, कोडिंग करने लगा हूं एक छोटी सी। कैसे करूं जी? ये एडिट का बटन है, ये HTML एडिट है, ये एडिट है। ये एडिट का मतलब है डायरेक्ट कोडिंग। मैं इस पर क्लिक करता हूं और इसको फिर से एडिट करता हूं और यहां पर आकर मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूं। बेसिकली इस वक्त कोडिंग करना प्रॉब्लम नहीं है हमारा, इस वक्त प्रॉब्लम क्या है कि हमने रोबोट्स फाइल को अपलोड करना है, हमने साइट मैप को अपलोड करना है और हमने इस डोमेन का, सब डोमेन का सर्च कंसोल बनाना है, ठीक है? ये तीन काम हमने अभी फौरी तौर पर करने हैं। तो मैं यहां पर आकर एक सिंपल सा कोड लिखता हूं, लिख दिया जी मैंने HTML/HTML और यहां पर एक बॉडी लगाता हूं वेबसाइट की अपनी, क्लोज नहीं की ना मैंने अभी। चलो यहां पर मैं H1 लगाता हूं और यहां पर आकर लिख लेता हूं वेलकम टू माय वेबसाइट। चलो वेबसाइट बन गई। सेव कर दूं। अब इस वेबसाइट का URL क्या था हमारा, वही नाम लिखने लगा मैं, लेकिन वो समझाने के लिए मैंने इसहाक लिखा था, वो आपको DC बताया था। इसका असल में ये किस डोमेन पे बनी है, इस पे बनी है, ठीक है? क्या लिखा मैंने जी? najibs.ai हॉस्पिटल, यानी कि बेसिकली ये वो डोमेन है जिसके अंदर मैंने सब डोमेन क्रिएट किया है। तो ये कहते हैं ना, डॉट के साथ सब डोमेन बन जाती है और सब डोमेन शुरू में आती है, एंड पे नहीं आती है। एंड पे फाइल नेम आता है, एंटर करो, बन गई वेबसाइट। ये हमारी सब डोमेन एक वेबसाइट अपलोड हो गई, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इस वेबसाइट का साइट मैप बनाना है और इस वेबसाइट का रोबोट्स फाइल बनानी है और उसके बाद इसका सर्च कंसोल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम यूं करते हैं, इधर आते हैं, क्या करूं जी? शाबाश, पहले साइट मैप बनवाएं, जल्दी जल्दी करना, टाइम हमारे पास कम है। जो साइट मैप यही पूछ रहा हूं, क्या करें? साइट मैप डॉट नहीं, साइट मैप बनाना है, बनाई नहीं अभी तक तो। अभी बनाना कैसे है भाई? बनाने की बात करो तो आप बना रहे हो, आप तो बना लिया आपने, ये तो फाइल का नाम बता रहे हो मुझे। मैं कह रहा हूँ जनरेट कैसे करना है साइट मैप, अभी साइट मैप जनरेट करना है ना, अभी तो साइट मैप है ही नहीं है मेरी वेबसाइट का। सारे फैक्टर्स लिखेंगे तो फिर ही गलत कह रहे हैं, ये मैं लिखा साइट मैप, साइट मैप तो है ही नहीं, आएगा ही नहीं, एरर आ गया ना, साइट मैप बना ही नहीं हुआ। साइट मैप बनाना है, अभी मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है। उस पे सर्च करेंगे साइट मैप.xml, जो साइट आएगी उस साइट पे जाके कैसे सर्च करेंगे, यही तो पूछ रहा हूँ। अगर आपको सर्च करना ही नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे? मैंने आपसे क्या कहा था कि ऑनलाइन टूल्स हैं जिनसे हम साइट मैप जनरेट करते हैं, तो आपने गूगल पे जाकर क्या करना है? ऑनलाइन साइट मैप जनरेट। तो गलत बात है ना, फिर आप बता नहीं
आपने लिखना है ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर। चलो ये लिख दिया मैंने। पहली वेबसाइट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं यूआरएल पिक करता हूँ। ये वाला यूआरएल नहीं पिक करना। ये 404 एरर भी हमारा एसईओ का पार्ट है, सीखेंगे इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अभी तो आपको कुछ अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उसके लिए ये एरर जनरेट होता है। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कि इसका एसईओ से क्या ताल्लुक है। यहाँ पर आए, यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट करें, जरा जल्दी करते हैं ये, और स्टार्ट का बटन प्रेस कर देते हैं। हो गई जी। ऑलरेडी एक डाउनलोड में फाइल पड़ी है साइट मैप की। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं काम करता हूँ कि इस साइट मैप को डिलीट कर दूं, ताकि किसी किस्म का ये ना हो, क्योंकि जब भी एक नाम की एक फाइल होगी, तो जब दूसरी फाइल होगी तो उसकी कॉपी बनेगी। ठीक है ना, तो अगर कॉपी को आप अपलोड करोगे तो कोई फायदा नहीं है, हमें ओरिजिनल फाइल को अपलोड करना है, इसलिए मैंने उसे रिमूव कर दिया। कोई भी साइड मैप नहीं बनी, नजीब्स में तो कुछ रखा नहीं है। कोई जो भी बन गया, एक पेज तो है ना, उसी का बन गया छोटा सा। ठीक है, डाउनलोड करें जी, डाउनलोड कर लें। ये लो जी, डाउनलोड कर लिया, साइड मैप आ गया। अच्छा, अब दूसरे मरहले में क्या करना था हमको, वो बनानी थी हमने इसकी रोबोट्स फाइल। चले, वो भी मैं डीसी किचन वाली रोबोट्स फाइल की कॉपी लेके ताकि हमें टाइपिंग, बल्कि उधर किया हुआ था, मैंने किया हुआ था ना, नोटपैड किया हुआ है, सिर्फ सेव ही करना रह गया हमारा, यही है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक चीज करनी है हमें, वो क्या करनी है, ये समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, क्या करना है, ये करना था ना, नजीब स्लैश, 2 स्लैश हो गए, एक को खत्म कर दें। अब क्या हुआ, इसका साइड मैप बन गया। फिलहाल मैं कह रहा हूं ये स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हमने जिसको अलाउ डिसअलाउ करना हो हम कर सकते हैं। अब क्या करें जी, फाइनली इसको भी सेव कर लें। फिलहाल मैं इसको भी डाउनलोड पे रख लेता हूं, ताकि दोनों चीजें मुझे एक ही जगह से मिल जाए। वैसे आपको इसके लिए अलग फोल्डर बनाना चाहिए। तो मैं इसका नाम क्या रखूंगा, रोबोट। स्पेलिंग गलत करेंगे तो ये रोबोट फाइल भी नहीं बनेगी। ठीक है, एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन खुद ही पिक कर रहा है वो। चलो वापस आ जाए लाइव पे, इसे क्लोज कर दें, इसका तो कोई काम नहीं है। वेबसाइट बन चुकी है, हमने जो एक पेज की बनानी थी फिलहाल, अब ये खाली है सब कुछ। अब क्या करना है, यहां पर दोनों फाइलों को अपलोड कर देना है। तो अपलोड का बटन प्रेस करते हैं। या आपने टेक्निकल एसईओ को इन शॉर्ट्स, पहले हमने कंसेप्ट समझा है, उसके बाद हमने प्रैक्टिकली भी करके देख लिया। ठीक है, सिलेक्ट, एक ही है, दूसरी कौन सी है, दोनों को मैंने हाईलाइट किया है, देखें दोनों आई है कि एक आई है, एक आई है। ठीक है जी, एक आई है ना, ड्रैग कर सकते हैं हम पकड़ के उसको। सिलेक्ट फाइल्स में जाएं, कौन सी रह गई है, ये रह गई है। चलो ये भी आ गई है। अभी एक एरर पेज आ रहा था यहाँ पे, चेक करते हैं कि क्या एरर पेज है। रोबोट से आया था एरर पेज, साइट मैप से आया था। चलो पहले रोबोट्स txt करें, बन गई। और अब साइट मैप को भी देख लें पैरेलल। बन गया साइट मैप भी, ठीक हो गया। चलो जी, अब क्या रह गया, एक काम, सर्च कंसोल बनाना है। यहीं पर इसका सर्च कंसोल बनाते हैं। मैं क्या लिखूंगा, सर्च कंसोल। इस वक्त मेरा जो जीमेल अकाउंट है, उसी जीमेल अकाउंट से मेरा सर्च कंसोल क्रिएट होगा इसका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सर्च कंसोल कैसे बनता है, जीमेल से बनता है। तो मैंने स्टार्ट किया, मेरे इस जीमेल अकाउंट पे बहुत सारे सर्च कंसोल ऑलरेडी भी पड़े होंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली दफा आओगे तो आप इस जगह नहीं आओगे जिस जगह अभी आए हैं। इस जगह आप क्यों आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहुत सारे सर्च कंसोल्स हैं। सो मैं इन, कहां पे मैंने क्लिक किया, यहां पे नीचे आए, जरा नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए। ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ये इसको बंद कर दें पहले। अब देखते हैं, देखिए एंड पे क्या आ रहा है, वो डाउनलोड की वजह से आखिरी लाइन नजर नहीं थी आ रही। क्या लिखा हुआ जी, ऐड प्रॉपर्टी। ऐड प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि मैं अब एक और सर्च कंसोल बनाने जा रहा हूं। ये ऊपर क्या आ रहे हैं, ये ऑलरेडी बने हुए सर्च कंसोल्स आ रहे हैं। सो ऐड प्रॉपर्टी करना है आपने। तो अगर आप पहली दफा अपना सर्च कंसोल बनाएंगे तो आप सीधा इधर आएंगे, यानी आप ऐड प्रॉपर्टी पे नहीं जाएंगे, आप सीधा इसी जगह पर आएंगे। और यहां अगर आपने यूआरएल प्रीफिक्स में जाना है, और यूआरएल प्रीफिक्स से आपने क्या करना है, इस यूआरएल को मैं कॉपी कर लूं, पूरा हो गया तो ज़रा ही पूरा हो गया है ना, थोड़ा सा इसे कम कर लें। मैं
ज़्यादा पूरा नहीं करना चाह रहा था इसको। यहाँ चलो इस जगह पर आना है, इस जगह पर आना है, URL प्रीफिक्स पे आना है। ये डेफिनेट इन दोनों के मुतालिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए अब हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। कंटिन्यू पे जाते हैं। चलो क्या हुआ, वेरिफिकेशन फाइल बन गई। ये इन फाइलों का भी मैंने बताया हुआ है कि कोड से करना है कि फाइल से करना है। अभी फिलहाल हम फाइल से करते हैं। सो मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ, ये फाइल भी डाउनलोड हो गई। चलो इधर आए और वापस इधर आए और कहाँ पे जाएं जी, इस जगह पे। पहले तो इसको जरा रिफ्रेश करके देखें, वो दूसरी फाइल क्यों नहीं दिख रही है हमें जो आई थी अभी। तो पब्लिक HTML में जाएं जरा, कहाँ जाना था हमें, नजीब्स में। आ गई है, एक रह गई है, एक रह गई है ना। अब क्या करें जी, अपलोड करें। वो भी डाउनलोड में रखी थी मैंने, तो इसको भी यहां से पिक कीजिए। यही है। और गूगल सर्च कंसोल की फाइल का नाम ऐसा ही होगा, देख रहे हैं गूगल और आगे कुछ कोड लिखा हुआ आ रहा है। सो इसे मैं क्लिक करता हूं, हो गया। अच्छा अब मैंने वहां जाकर क्या करना है, वेरीफाई का बटन बना हुआ है। बेसिकली किया क्या, ये मैंने वेबसाइट को प्रूव करा रहा हूं गूगल से। तो उसने कहा भाई ये वाला कोड मैं तुम्हें कोड दे रहा हूं, उसको अपनी वेबसाइट पे लगा दो जाके। हमने लगा दिया। अभी हम वेरीफाई का बटन प्रेस करते हैं, वेरिफिकेशन हो गई। गो टू प्रॉपर्टी, ले ली, इधर ये भी आ गए। चेक करें कहां ये नजर आ रही है ऊपर। अब यहां पर क्या लिखा हुआ आ रही है, सर्च कंसोल में आकर भी आपको साइट मैप के मुतालिक बताना है। यानी कि साइट मैप अपलोड कहां हुआ है, वेबसाइट में। जनरेट आपने किया है, अपलोड साइट में हुआ है, लेकिन यहां सर्च कंसोल में आकर वेरीफाई करवाना है कि भाई ये मेरी वेबसाइट का साइट मैप है, ताकि जब उसने एनालिसिस दिखाने हैं तो उसके पास साइट मैप भी पड़ा हो। तो इधर आए जी, साइट मैप को बताने का तरीका क्या है। साइट मैप पे आए और ये देखें आगे हम यहां पर वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ रहा है। सिर्फ आपने क्या करना है, यहां पे क्या करना है, सिर्फ सिर्फ उसका नाम लिख देना, कोई पाथ शात लिखने की जरूरत नहीं है। साइट मैप डॉट XML सबमिशन। देखें जरा आगे क्या कहता है, डिस्कवर URLs 1। इसमें मेन्यू ही नहीं बना हुआ कोई, सिंपल सी एक फाइल बनाई है ना मैंने। अगर ये मेन्यू ड्रिवन होता तो हो सकता है 3 मेन्यूज होते हैं इसके, तो वो कहता 3 URLs मैंने डिस्कवर कर लिए हैं। तो उसने कहा मुझे एक ही URL मिला index.html का, तो इसका मतलब हमने ये भी बना ली। ओके, और एक आखिरी चीज देखते हैं, टेस्ट रोबोट्स फाइल ऑनलाइन। क्या लिखा है मैंने, हम अपनी रोबोट्स की फाइल को चेक करने जा रहे हैं ऑनलाइन। एक ये वाला टूल आ रहा है जी, एक ये टूल है और एक ये टूल है। ये गूगल वाला नीचे वाला है ना, ये वाला टूल, इससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप सबसे घर में जाकर चेक कीजिएगा, मैं गूगल वाले से चेक करता हूं। इधर आगे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओपन रोबोट्स टेस्टर। इस पर क्लिक करें। आपने देखा ये मैं गूगल सर्च कंसोल से नहीं गया, लेकिन आया मैं गूगल सर्च कंसोल में ही। देखा था आपने, बेसिकली ये उसका प्रीवियस वर्जन है जो ये टेस्टिंग कर रहा है। आप जो यूज कर रहे थे वो लेटेस्ट वर्जन है, उसमें ये ऑप्शन नजर नहीं आएगी आपको। सो इसके लिए आप इसी तरह गूगल से डायरेक्ट आओगे। ठीक है, टेस्टर आपको वहां पे नहीं मिलेगा जी। ये क्या लिखा हुआ है जी, प्लीज सेलेक्ट प्रॉपर्टी। आ गई है सारी प्रॉपर्टीज वापस वही वाली। तो हमारी कौन सी थी, नजीब्स। कहां पर है जी, है भी कि नहीं, लास्ट पे यही है, नहीं यही है, नहीं वो दूसरी वेबसाइट है। ठीक है जी, जी आगे आगे नीचे कौन सी वेबसाइट को देखना है कि भाई ये रोबोट्स इसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। index.html एक ही फाइल है ना इसमें। ये क्या कहता है, कौन से क्राउलर पे चेक करना है। मैंने कहा था ना गूगल का जो क्राउलर है उसका क्या नाम है, गूगल बॉट। तो कहता है भाई हाँ भाई इस पे करना है हमने, हमें कहता हाँ जी इस पे करना है। क्या कहता है, अलाउ किया हुआ, यानी यहां से भी हमें पता लग जाएगा कि हमारी फाइल अलाउड में है कि डिस अलाउड में है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा आज सारा खत्म रोबोट्स